नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नेशनल करंट अफेयर, स्टेट संबंधित जो भी करंट अफेयर बना है, ये जो फरवरी का लास्ट वीक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स संबंधित क्वेश्चन हो गए, रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फरवरी का लास्ट जो मंथ है उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। हर क्वेश्चन को हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर फरवरी के 4th मंथ से क्वेश्चन इन टॉपिक से बनेगा तो इसी वीडियो से आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहां पर नेशनल करंट अफेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन है, एमएसएमई सेक्टर से एक न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है? तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि सिंधु दुर्ग में इस्टेब्लिश किया गया है, जो हमारे इस समय पर एमएसएमई कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नारायण राणे, मतलब यूनियन मिनिस्टर हैं ये इस समय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के एमएसएमई सेक्टर के। और इस समय इन्होंने सिंधु दुर्ग में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसका मेन एम ये होगा कि जो आजकल के यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। डेवलप करके उनके जो स्किल वाला एरिया है जिसमें वो थोड़े से मतलब उनका हाथ ढीला है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसको बेहतर किया जाए और उनको उनके जो एम्प्लॉयमेंट होने की जो आसार है उसको बेहतर किया जाए। ये इस सेंटर का उद्देश्य होगा। इस सेंटर को बनाने में 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और मैंने आपको बता ही दिया, एमएसएमई के जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है नारायण राणे के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर किया गया है पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में इसको इनॉग्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गिरिराज सिंह, जो कि हमारे इस समय पर रूरल मिनिस्टर हैं, रूरल और पंचायत के मिनिस्टर हैं। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के इस समय पर ये यूनियन मिनिस्टर हैं। गिरिराज सिंह बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब बीजेपी में फेमस लीडरों में से एक है। इन्होंने लोकपाल ऐप, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ओम्बड्सपर्सन ऐप, लोकपाल ऐप को, जो कि महात्मा गांधी नरेगा से रिलेटेड एक ऐप इन्होंने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है नरेगा संबंधित, जो वहां पर लेबर काम कर रही है या फिर उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, यहां पर जाकर आप अगर किसी गांव के मुखिया हैं या कह लीजिए प्रधान हैं, तो आप यहां पर उस इंप्रूवमेंट को दर्ज कर सकते हैं। प्लस डिटेल अगर आपको निकालनी है कि कहां पर कितना एम्प्लॉयमेंट, मतलब किस जगह पर कितने एम्प्लॉय काम किए, किस गांव में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वो सारी डिटेल भी यहां पर आपको मिल जाएगी। मतलब ये ऐप जो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है, गिरिराज सिंह हमारे यूनियन रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस ऐप को इस मनरेगा, जो कि पहले नरेगा कहा जाता था, अब मनरेगा कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी नरेगा जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें जो गांव के अनस्किल्ड लेबर हैं उनको यहां पर एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। उसको बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, नहीं तो मिनिस्टर तो जरूर याद रखिएगा कि कौन से मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। यहां पर यह भी आपका रिवाइज हो जा रहा है साथ साथ। तो अगला क्वेश्चन है वंदे भारतम। वंदे भारतम एक सिग्नेचर ट्यून है जिसको रिलीज किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर से रिलेटेड है, मीनाक्षी लेखी इनका नाम है। और इस ट्यून को किसने कंपोज किया था, तो आपको बता दूं रिकी खेज और विक्रम घोष के द्वारा इसको कंपोज किया गया था और इसको प्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून को रिलीज किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे जो कल्चर की है मीनाक्षी लेखी उनके द्वारा, और इसको विक्की खेस और विक्रम घोष के द्वारा कंपोज किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें,
एक चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कहां का? हिमाचल प्रदेश का। चंबा डिस्ट्रिक्ट 100वें नंबर का हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहां पर प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि 2024 तक हम हर घर को पानी के टैप से कनेक्ट कर देंगे, मतलब पानी की टोटी से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि वाटर सप्लाई, जो वहां की एक अथॉरिटी है वाटर सप्लाई वाली, वो वाटर पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी हर घर पहुंचाया जा सके। इसी के अंतर्गत 100वां डिस्ट्रिक्ट बना है चंबा डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जो कि 100 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इंडिया, जो कि अपनी पहली आईआईटी इंडिया से बाहर सेटअप करने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे टोटल भारत देश में 23 आईआईटी है, और भारत देश पहली बार अपनी आईआईटी, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको यूएई में सेटअप करने वाला है। आपको बता दूं, यूएई पहली ऐसी कंट्री बना है जहां पर आईआईटी भारत के द्वारा सेटअप की जाएगी। और भारत में टोटल इस समय पर 23 आईआईटी है, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं। जिनको जो आईआईटी नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं, बीटेक का कोर्स यहां पर कराया, बीटेक का और एमटेक वगैरह का कोर्स यहां पर कराया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो यहां पर कराए जाते हैं। और यूएई में पहली आईआईटी सेटअप हुई, ये करंट अफेयर बना है। लेकिन साथ साथ आपको याद रखना है, भारत में टोटल 23 आईआईटीज हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर पहली आईआईटी थी, जो कि 1951 में एस्टेब्लिश की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, यह भी बात याद रखिएगा। 1951 में पहली आईआईटी को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पड़ती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब बात होगी जो भी स्टेट संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज यहां पर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप को नागालैंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। बात बता दूं कि नागालैंड में इसको अगले महीने 26 तारीख को कोहिमा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट मिलकर एक 7 सिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी में से एक राज्य नागालैंड भी है। इसकी कैपिटल कोहिमा में इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके चीफ मिनिस्टर इस समय पर नेफ्यू रियो हैं, और साथ साथ गवर्नर का पद संभाल रहे हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी वो पर्सन है जो कि असम के गवर्नर भी हैं और साथ साथ नागालैंड के भी गवर्नर हैं। मतलब इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है नागालैंड का, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट ने एक इंडिया में पहली बार जो चीज हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहला तो इंडिया की पहली रिवर संबंधित नेविगेशन मोबाइल ऐप को इन्होंने, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को इन्होंने लॉन्च किया, एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इंडिया की ये पहली है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा क्या है ये, पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि चीफ मिनिस्टर असम जो कि हेमंता बिश्वा शर्मा है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर। आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास ने इस एप्लीकेशन को डेवलप, आईआईटी मद्रास के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में मदद की है। बात की जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर की तो हमने बात कर ली, हेमंता बिश्वा शर्मा है इनका नाम, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मैंने आपको बता ही दिया था, असम और नागालैंड दोनों के गवर्नर इस समय पर जगदीश मुखी हैं। वैसे तो वो परमानेंट असम के गवर्नर हैं अभी तक, और एक्स्ट्रा प्रभार उनको मिला हुआ है नागालैंड का। ठीक है, आरएन रवि के हटने के बाद। आरएन रवि कहां चले गए, तो आरएन रवि तमिलनाडु में गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं, और उनकी जगह पर जगदीश मुखी नागालैंड के गवर्नर के पद को संभाल रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है
गुरुग्राम की सिस्टर्स हैं, दो बहनें हैं, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनकी एक स्कीम चल रही है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन दोनों बहनों ने क्या कारनामे किए हैं तो आपको बता दूं, ये प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल पर ये प्लेयर है दोनों बहनें, और चेस की प्लेयर है। आपको बता दूं, जो इनमें से एक तनिष्का कोटिया है और दूसरे रितिका कोटिया हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नाम याद रखिएगा, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। यहां पर बात की जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा का, मतलब हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, याद रखना है आपको। बात कर लें जो तनिष्का कोटिया है, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है, वो भी आपको याद रखना है। नाम जब चर्चित हो जाता है तो छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए। यहां पर बात की जाए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है कि ये यंगेस्ट चेस प्लेयर बनी थी 2008 में। हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो हरियाणा की यहां पर बात हुई है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ ही पंजाब की भी कैपिटल है। चंडीगढ़ खुद में अगर देखा जाए तो एक यूनियन टेरिटरी है। भारत के पास इस समय पर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद 2019 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना था, तो उनके नंबर 8 हो चुके हैं, किसके? यूनियन टेरिटरी के। याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है और साथ साथ 2 राज्यों की ये कैपिटल भी है। किसकी? हरियाणा की, और साथ साथ ये पंजाब की भी कैपिटल है। पंजाब में चुनाव है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बन जाता है। यहां पर बात करें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर जी यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया। गवर्नर रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से है। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का इससे पहले भी एक करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था। यहां पर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो पहली बायोडाइवर्सिटी एक पार्क सेटअप किया गया है, एक जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं आपको बता दूं, बायोडाइवर्सिटी पार्क हिमाचल प्रदेश का ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जाए तो यहां पर क्या काम किए जाएंगे, नॉर्मली आप इसको बगैर पढ़े भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर मैंने पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। तो इस पार्क में नॉर्मली कंजर्वेशन किया जाएगा जो कि नेचुरल रिजर्व है उसका, और साथ साथ नेचुरल जो हेरिटेज है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। मतलब सर्ब्स हैं जो कि मेडिसिन्स में और जो विलुप्त हो रही हैं उनको कंजर्व करने की यहां पर कोशिश की जाएगी साइंटिस्टों और या फिर कह सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। यहां पर बात की जाए तो क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश इसके थ्रू अर्बन एनवायरनमेंट के क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। पेड़ों की कमी हो रही है, तो आपको पता होगा अर्बन एरिया में काफी ज्यादा पॉल्यूशन की समस्याएं होने लग गई हैं। इस मतलब डिसीजन से अर्बन का एनवायरनमेंट भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ लोगों को, जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाया भी जाएगा, मतलब कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, साथ साथ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाने में भी इसका यूज किया जा सकता है। साथ साथ बायोडाइवर्सिटी की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी लोगों और सिटी के बीच में। यहां पर बात की जाए इको टूरिज्म को भी इसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा। लोकल कम्युनिटी है, उनके जो रहन सहन है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी चीजें जो नॉर्मली आप बता सकते थे, अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना भी करता तो आपको बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर पहली बायोडाइवर्सिटी मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेट की गई है, बायोडाइवर्सिटी पार्क सेट किया गया है। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश की यहां पर बात हुई है, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, समर की, और विंटर की है धर्मशाला। यहां पर बात करें गवर्नर की, तो राजेंद्र अर्लेकर यहां के गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 48 नंबर का खजुराहो डांस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया। ये जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है, आप इसको लिंक करके याद भी रख सकते थे। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए खजुराहो जो मंदिर है वो कहां पर है, तो आप कह देंगे कि मध्य प्रदेश में है, तो ठीक है।
तो खजुराहो डांस कहां पर है, तो आप उससे भी बता सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में ही किया गया होगा ऑर्गेनाइज। तो 48 नंबर का खजुराहो डांस फेस्टिवल को मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि हमारे गवर्नर हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ये आपको बता दूं, जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसको पहली बार 1975 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो पहली बार कब हुआ ये बता दीजिए। तो 1975 में ये ऑर्गेनाइज कराया गया था, फर्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मुंबई, मतलब महाराष्ट्र से। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, आपको ध्यान रखना है। वाटर टैक्सी सर्विस को फ्लैग ऑफ किया गया है मुंबई में। बहुत ज्यादा अवेटेड एक ये टॉपिक था, जो कि अब इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट और शिपिंग वाटरवेज के, और साथ साथ आयुष मिनिस्ट्री भी वो संभाल रहे हैं, जो कि पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं असम के, जिनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। आप यहां देख सकते हैं, इन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी फॉर सिटीजंस ऑफ मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, आप समझ सकते हैं। यहां पर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर इस समय पर भगत सिंह कोश्यारी हैं, नाम याद रखना है, चर्चित नाम है। यहां पर बात करें तो मुंबई कैपिटल और साथ साथ चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना से ये बिलोंग करते हैं, शिवसेना इनकी पार्टी है, उससे ये बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मारू महोत्सव और साथ साथ इसको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, दोनों नाम सेम ही है। तो मारू महोत्सव या फिर कह लीजिए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, तो सिंपल सी बात है, जैसलमेर में राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया है। और कहां पर, पोखरन विलेज में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। आपको बता दूं, जो गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को, और यहां पर मारू महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ है 13 से 16 फरवरी को। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, आपको याद रखना है। बात की जाए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की, तो अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कलराज मिश्र हैं, और साथ साथ कैपिटल आपको बता दूं तो जयपुर यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी से बेहतर बने हैं, और जो पहली बार कुछ हुआ किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार कुछ होता है, उसको यहाँ पर मिसलेनियस में डाला जाता है। तो मिसलेनियस जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है SPMCIL। SPMCIL हमें प्रिंटिंग और मिंटिंग, मतलब सिक्के और नोट छापने वाली एक जगह है, और इसका जो दिल्ली हेडक्वार्टर है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये प्रोहिबिटेड प्लेस होगा। मतलब जो इस सर्विस से, इस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस नहीं करते हैं, वो पर्सन यहां पर प्रोहिबिटेड होंगे। मतलब परमिशन के थ्रू आपको अगर जाना होगा तो परमिशन के थ्रू आप जाएंगे। यहां पर बात की जाए तो होम मिनिस्ट्री जो इस समय पर हमारे अमित शाह जी संभाल रहे हैं, अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया है कि दिल्ली हेडक्वार्टर किसका, SPMCIL का। SPMCIL का मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो दिल्ली हेडक्वार्टर है उसको प्रोहिबिटेड प्लेस घोषित कर दिया गया है। ये पावर उनको सेक्शन 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत आती है, और अब यहां पर कोई भी विदाउट परमिशन अगर एंटर करता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। यहां पर बात कर लें तो ये वही जगह है जहां पर जो 2000 के और नए 2000 के नोट और 500 के जो नए नोट छपे थे 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उस जगह ये वही जगह है जहां पर नोट को छापा गया था, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से रखा गया। वैसे इसकी टोटल जो मतलब सेंटर है पूरे भारत देश में, वो कितने हैं, मतलब ब्रांचेस कितनी हैं, 8 ब्रांचेस हैं टोटल। वो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड प्लेस में ही आती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और तजव्वुज दी गई है हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस हेडक्वार्टर को किया गया SPMCIL का, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इस मंथ में जम्मू कश्मीर से बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के जो इस समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। अगर यूनियन टेरिटरी ना होती, एक स्टेट होता, तो मैं इसको
इस पद को मैं गवर्नर कहता, लेकिन ये पद यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से जाना जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद है वो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर में संभाल रहे हैं और उन्होंने ही जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप इस पोर्टल में जाकर जान सकते हैं। कोई शिकायत करनी है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये सही से काम नहीं कर रहे या फिर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर कुछ घपलेबाजी चल रही है, तो आप इसको भी यहाँ पर मतलब जाकर इन्फॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इससे जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च करने का जो महत्व है वो दिखेगा। मतलब जितने भी काम है डायरेक्टली जनता की निगरानी में हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप इसके ऊपर एक्शन भी दिलवा सकते हैं, इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि हमारे जगह पर कौन कौन से प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है जन भागीदारी जो इस समय पर जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल है वो कहां पर लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लेवेंडर। लवेंडर जो कि एक तरीके का मतलब खुशबू देने वाला फ्लावर होता है और इसको ब्रांड प्रोडक्ट अनाउंस किया गया है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट का। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जिसको इंडिया का पर्पल रिवॉल्यूशन जगह मतलब बर्थ प्लेस कहा जाता है। यह भी पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात करें तो हमारे जो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के साथ मीटिंग की जिसमें जम्मू कश्मीर के लेवेंडर को ब्रांड प्रोडक्ट के रूप में डोडा डिस्ट्रिक्ट का घोषित कर दिया है। ये जो घोषित किया गया है ना, ये क्यों किया गया है, क्योंकि भारत सरकार का एक मिशन है। क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस मिशन को लेकर चल रही है। इसके लिए लेवेंडर को डोडा डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड प्रोडक्ट घोषित किया गया है जिससे कि इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने अचीवमेंट की है। पूछा जा सकता है, अचीवमेंट होती है तो पूछी जाती है। इंडियन रेलवे ने इंडिया का पहला वायर्ड स्टेड रेल ब्रिज को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया। मतलब जो कि वायर से बना हुआ एक रेल ब्रिज है उसको, जो कि पहली बार बनाया गया जम्मू कश्मीर में, भारत में पहली बार बनाया गया और जम्मू कश्मीर में। पूछा जा सकता है किस रिवर के ऊपर बनाया गया, तो अंजी रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया। कहां पर? रईसी डिस्ट्रिक्ट में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंतर्गत आता है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और ये किसको जोड़ेगा, तो ये कटरा और रहीसी के एरिया को जोड़ने वाला है। याद रखिएगा, अंजी रिवर पर भारत का पहला वायर्ड स्टेट रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाबर कंपनी से। डाबर कंपनी जो कि पहली इंडिया की प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। मतलब इंडिया की पहली इंडियन कस्टमर गुड कंपनी है जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन चुकी है। पूछा जा सकता है, बात कर लूं डाबर की, तो डाबर वो कंपनी थी जिसने हिमाचल प्रदेश में सेव द एनवायरमेंट कैंपेन को भी स्टार्ट किया था। और डाबर अब ये कंपनी बन चुकी है, पहली कंपनी बन चुकी है जो कि न्यूट्रल वेस्ट न्यूट्रल हो चुकी है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल हो चुकी है। यहां पर बात करें डाबर इंडिया की, तो डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा जी हैं। हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद में है। फाउंड इसको किया गया था एसके बर्मन के द्वारा और 1884 में इसे फाउंड किया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आएंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जो भी इस लास्ट 10 डेज कह लीजिए या 7 डेज कह लीजिए, उसमें जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस मंथ में जो भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिससे कि आपको भी रिवाइज हो जाए। वन लाइनर है। तो यहां पर बात करें ऋषभ पंत जी जो कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूछा जा सकता है, विकेट कीपर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के। आगे बात करें तो टेबल टेनिस की प्लेयर है मनिका बत्रा जी। मनिका बत्रा जी को, जो कि दिल्ली में इनका होम टाउन है और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास का। पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शाहरुख खान। ये तो वैसे जान गए होंगे, मतलब टीवी में इनके ऐड वगैरह भी आपने देखे ही होंगे क्योंकि
आजकल ऐड वगैरह कर रहे हैं इसका। तो शाहरुख खान जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं A23 गेमिंग ऐप का। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें मनोज तिवारी जी, जो कि मनोज तिवारी जी कौन है, तो आपको बता दूं मनोज तिवारी जी दिल्ली में इस समय पर रोहतास नगर एक पड़ता है, वहां के ये सांसद हैं। तो बिहार से वैसे बिलोंग करते हैं, भोजपुरी फिल्मों में काफी एक्टिंग, मतलब वहां के सुपरस्टार थे। और इनको बिहार की जो खादी इंडस्ट्री है और साथ साथ हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो भी अपॉइंटमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा इनका नाम है, दोबारा से अपॉइंट कर दिए गए हैं एमडी और सीईओ के पद पर। किनको? राकेश शर्मा जी को कहां पर? आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में इनको एमडी और सीईओ के पद पर दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। आपको बता दूं आईडीबीआई के ओनर हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपको बता दूं नितिन परांजपे जी को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया HUL के द्वारा। HUL का मतलब है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बात कर ले, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको फाउंड किया गया था 17 अक्टूबर 1933 को। आप सिर्फ ईयर याद रखिएगा, ईयर ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है KN राघवन जी नए चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के। अब समझिए, इंटरनेशनल एक कोई अपॉइंटमेंट हुआ और भारत के किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट वहां पर किया गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ना। तो याद रखिएगा KN राघवन जी को नया चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का। आपको बता दूं इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल हैं साल्वाटोर पिनिजोटो, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसको फॉर्म किया गया था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है तकुया सुमुरा को अपॉइंट किया गया है नए प्रेसिडेंट और सीईओ के पद पर होंडा कार्स इंडिया में। होंडा कार्स इंडिया में प्रेसिडेंट और सीईओ के पद पर तकुया सुमुरा को अपॉइंट किया गया है। आपको बता दूं जो ये होंडा मोटर मतलब है वो किस देश की कंपनी है, तो जापानीज ऑटो से रिलेटेड मतलब ऑटो मेजर कंपनी है। और आपको बता दूं तकुया सुमुरु को इंडिया का होंडा कार इंडिया का प्रेसिडेंट और सीईओ के पद पर अपॉइंट किया गया है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है IOC एथलीट्स कमीशन। IOC एथलीट कमीशन, IOC का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें एथलीट कमीशन में किसको? एमा टेरहो को चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया है। आपको बता दूं एमा टेरहो जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन में इनको इलेक्ट किया गया है। हॉकी के प्लेयर थे फिनलैंड के, पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको बता दूं जो कि सियोंग मिन रियू को जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करती हैं, टेनिस की प्लेयर थी, इनको वाइस चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया है, पूछा जा सकता है। दोनों अपॉइंटमेंट बहुत बड़े हैं। आगे बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और कमेटी के प्रेसिडेंट मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट इस समय पर हैं थॉमस बाच, पूछा जा सकता है। सारे नाम आप याद रखिएगा। आगे बात करें, याद कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा पढ़िए। अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो आप 2-4 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या पढ़े? रिवाइज करिए, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, ताकि पेपर में भूले ना और सारे क्वेश्चन आप जो करके आए ऑलमोस्ट सब सही करके आए। चलिए बात करते हैं आगे करंट अफेयर स्पोर्ट्स संबंधित। तो स्पोर्ट्स संबंधित जो भी करंट अफेयर बने हैं उनको यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स में आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन को टैकल करने के लिए हमें कुछ भी भूलना नहीं है, जो पढ़ लिया वो याद रहना चाहिए। याद रहने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही रिवीजन जरूरी है, वो जरूर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स में मीराबाई चानू
फेमस पर्सनैलिटी है ये। भारत देश में जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। मीराबाई चानू जी की बात कर ली जाए तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में ये गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं। और किस कैटेगरी में लेकर आई हैं तो आपको बता दूं, ये 55 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। तो 55 किलोग्राम की कैटेगरी में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में ये भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वहां के लिए भी ये क्वालिफाई कर गई हैं और ये 2 कैटेगरी के लिए वहां पर क्वालिफाई करी हैं, 55 किलोग्राम की कैटेगरी और साथ साथ 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई वहां पे किया है। याद रखिएगा, मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं और इस साल जो इस साल नहीं 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल जिताया था। माफ कीजिएगा, सिल्वर मेडल भारत को जिताया था। और एक गोल्ड मेडल तो एक ही पर्सन ने जिताया था। कौन है? नाम कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। तो मीराबाई चानू जी सिल्वर मेडल जिताकर लाई थी और दूसरे सिल्वर मेडलिस्ट थे रवि दहिया। नाम याद रखना है, वो पहलवानी किया करते हैं और ये 2 लोगों ने हमको गोल्ड मेडल जिताया है। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेन के एक पर्सन है जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यंगेस्ट एटीपी 500 विनर बन चुके हैं। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये 18 साल के पर्सन हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री बनाई है। स्पेन से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया है। आप यहां देख सकते हैं, छोटी सी फोटो लगी हुई है इनके साइड में। तो स्पेन के प्लेयर कार्लोस अल्कराज इनका नाम है। रियो डे जेनेरियो ब्राजील में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था टेनिस का। वहां पर इन्होंने 500 एटीपी 500 चैंपियनशिप को जीत लिया। यंगेस्ट प्लेयर जीतने के साथ बन गए। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर प्रज्ञानंदा। तो इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वैसे तो फेमस प्लेयर हैं ही चेस की फील्ड में भारत से, लेकिन ये बिलोंग करते हैं चेन्नई से और इन्होंने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। और मैग्नस कार्लसन को हराना इतना आसान थोड़ी ना है। नॉर्वे से मैग्नस कार्लसन खुद बिलोंग करते हैं और ये हमारे भारत देश के एक छोटे से प्लेयर, मतलब भारत में तो बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन दुनिया लेवल में नंबर 1 प्लेयर को हराना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अभी आपकी उम्र जब बहुत कम हो आपके अपोनेंट से तो काफी बड़ी न्यूज बन जाती है। नाम याद रखना है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा इनका नाम है। ये भारत के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इनका नाम याद रखना है, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं। और विंटर ओलंपिक, आपको पता होगा रिसेंटली में विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया गया 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया। बीजिंग में यहां पर इसको पूरे टूर्नामेंट को खेला गया था सभी प्लेयर्स के द्वारा। यहां पर इसके बारे में डिटेल हमको जानना जरूरी है। हमने टोक्यो ओलंपिक के बारे में पढ़ ही रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है, तो उसको तो आपको ध्यान ही रखना है। कुछ भी वहां से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यह भी तो एक टूर्नामेंट है, इसको भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसे भी याद रखना है। चाइना बीजिंग में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत के द्वारा इसको ऑफिशियल ऑफिशियल्स होते हैं और उनको भेजा नहीं गया था, बाइकआउट कर दिया गया था एक दिन पहले। 4 तारीख को जब टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी थी उससे पहले ही बाइकआउट कर दिया भारत ने। क्योंकि आपको पता होगा वहां पर एक डोकलाम से रिलेटेड सैनिक, जो चाइना के सैनिक थे डोकलाम से रिलेटेड, उनको वहां पर फ्लैग की जो मसाल होती है उसको उठाकर चलने का परमिशन दे दी थी चाइना ने। इसकी वजह से भारत ने उसको बाइकआउट किया था। ठीक है, चलिए हटाइए, वो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब बात कर ले कि जो हमारे क्वेश्चन से, हमारे जो पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें विंटर ओलंपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया, काफी बार मैंने आपको बता दिया। अब जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बने हैं उसको यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। भारत की तरफ से एक ही पर्सन गए थे, उनके बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। तो यहां पर बात करते हैं नॉर्वे ने, जो कि टॉप कर गया है बीजिंग ओलंपिक में, जो कि विंटर ओलंपिक है। इन्होंने 37 टोटल मेडल जीते हैं जिसमें से 16 मेडल गोल्ड थे। जर्मनी दूसरे नंबर पर रहा जिसने 27 मेडल टोटल जीते, यहां पर आप देख सकते हैं। और चाइना तीसरे नंबर पर रहा जिसने टोटल 15 मेडल जीते। पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखना है। यहां पर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से एक ही प्लेयर पार्टिसिपेट करने गया था जिनका नाम था
आरिफ खान, जो कि एल्पाइन स्कायर थे। कौन थे? एल्पाइन स्कायर, और आरिफ खान इनका नाम है, याद रखना है आपको, ठीक है, पूछा जा सकता है। इन्होंने ही फ्लैग उठाकर जब ओपनिंग सेरेमनी थी तब चले थे, और बाद में एक वॉलंटियर जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसमें वॉलंटियर के द्वारा एक हमारे फ्लैग को लेकर चला गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। भारत इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बिहार के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सकीबुल गनी। सकीबुल गनी ने, जो कि पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू करते हुए, फर्स्ट क्लास का जो मैच होता है उसमें डेब्यू करते हुए इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पूछा जा सकता है आपसे, आपको ध्यान रखना है, बिहार के प्लेयर हैं जिनका नाम है सकीबुल गनी, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहां पर रन बनाए? 300। तो आपको बता दूं 341 रन बनाए इन्होंने 405 बॉल खेलते हुए। और आपको बता दूं जो ये मैच हो रहा था वो बंगाल जादवपुर में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। मिजोरम की टीम के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मुंबई अब होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन को 2023 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 में जो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा मुंबई के द्वारा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। याद रखना है, पूछा जा सकता है। आपको बता दूं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, और काफी ज्यादा न्यूज बनी है तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें तो अब बात होगी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड, जो भी रैंकिंग रिसेंटली रिलीज हुई है उनके बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, मतलब आईपी का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की जो परफॉर्मेंस रही पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी रही। पिछली बार 38.4 स्कोर किया था भारत ने, और इस बार 38.6 स्कोर किया है, मतलब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आपको बता दूं भारत 55 कंट्रियों में से 43 रैंकिंग पर रहा, आपको ध्यान रखना है। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल कन्वेंशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यहां पर बात की जाए तो इस रैंकिंग में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रैंकिंग है, इसमें किस कंट्री ने टॉप कर दिया है? तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसको टॉप किया गया है, यूके के द्वारा सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर जर्मनी, फोर्थ पोजीशन पर स्वीडन और फिफ्थ पोजीशन पर फ्रांस रहा है। आपको ध्यान रखना है, भारत की रैंक 43 रही है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जिसमें बात की जाएगी इंडियन बिजनेस रैंक 5, मतलब किस चीज में रैंक 5? तो आपको बता दूं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें कितने कंसर्न है इंडियन के बिजनेस, उसमें भारत की रैंक आई है 5वीं। याद रखना है, पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट को डियोलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया, इतनी बात बस आप याद रखिएगा। भारत की रैंक 5वीं थी, किसमें? कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। इंडिया के जो बिजनेस है वो कितने कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 5वीं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन जो आएंगे वो होंगे अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। जो भी रिसेंटली में अवार्ड और ऑनर रिलीज हुए हैं उनकी यहां पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो बात करेंगे कोल इंडिया। कोल इंडिया को इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक कंपनी माना गया है। आपको बता दूं जो इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को माना गया, और इसको यह अवार्ड भी दिया गया, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको बता दूं इंडस्ट्रियल चैम्बर एसोचैम के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। किसको? महारत्न कंपनी है। वैसे टोटल भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? टाइप कीजिए जरा, मैं बताता हूं। देखिए टोटल भारत में इस समय पर 11 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से कोल इंडिया भी एक उनमें से एक कंपनी है जिसको इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जो कि बिल गेट्स, कौन नहीं जानता इनको, सब जानते हैं। दुनिया में काफी समय तक ये नंबर 1 पोजीशन पर रहे पैसों के मामले में। तो बिल गेट्स इनका नाम है, और इनको हिलाल ए पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया। हिलाल ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। भारत का जैसे फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। सेकंड कौन सा है? पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, फोर्थ पद्मश्री। उसी तरीके से पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है
जो कि इसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। क्या नाम है? हिलाल ए पाकिस्तान। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, फाउंडर कह लीजिए, बिल गेट्स को दिया गया है। बिल गेट्स को ऐसा सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बेहतर एफर्ट किया है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, जिसमें पोलियो को इरेडिकेट करने में मदद मिली है पाकिस्तान में, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। पूछा जा सकता है आपसे, इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर है, कैपिटल इस्लामाबाद है, आरिफ अलवी यहां के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। याद रखना है, भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमाएं टच करता है, मतलब टोटल 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ सीमाओं को टच करता है। 5 मतलब 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 राज्य हैं, नीचे से स्टार्ट करता हूं, गुजरात, राजस्थान और साथ साथ पंजाब। 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि भारत के साथ पाकिस्तान की सीमाएं टच होती हैं। पूछा जा सकता है, पहले पूछा जाता था कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ टच होती है, तो जम्मू कश्मीर आंसर था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। जब से जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में टूट चुका है, तब से राजस्थान इसका आंसर सही हो गया है। याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये सारे स्टैटिक के क्वेश्चन है, आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बात करें, बात माइक्रोसॉफ्ट की हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था, ये जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसको फाउंड किया गया था 1975 में। पूछा जा सकता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रेमंड, वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके इस समय पर सीईओ सत्य नडेला है, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसका एक जो पूरा फेस्टिवल था उसको मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो इसमें अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो पूरे साल आपसे पूछे जाएंगे, पिछले साल के अभी पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो अवार्ड मैं बताने वाला हूं, ये भी पूरे एग्जाम में, पूरे आने वाले ईयर में पूछे जाएंगे। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया 20 फरवरी को, और मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि कौन कौन से अवार्ड किसको किसको दिए गए मैं यहां पर डिस्कस आपके साथ करूंगा। तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया पुष्पा द राइस को, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया शेरशाह को, बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा द राइस को, और बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह को। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें बेस्ट एक्टर की, तो रणवीर सिंह 83 जो कपिल देव जी के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है, उसके लिए उनको यह अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सनन को, जो कि मिमी फिल्म के लिए इनको दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म, आशा पारेख जी को यह अवार्ड मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिला है कियारा आडवाणी को। सारे नाम याद रखने हैं, कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है और इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक आपके कवर करने की कोशिश की है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करके शेयर करके जरूर जाएंगे। धन्यवाद।